एसके इंजीनियरिंग वो जगह जहां रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद ने अपना अंतिम वीडियो बनाया था कन्हैयालाल दर्जी की हत्या के बाद। उसके मालिक शोएब बताते हैं कि किस तरह से रियाज अत्तारी उनको प्रभाव में लेने की कोशिश करते हैं। शोएब बताते हैं कि एक बार उन्होंने अपने स्टेटस पर फिल्मी सॉन्ग यानी बॉलीवुड का एक फिल्मी सॉन्ग लगा दिया तो उसका तुरंत फोन आया। 2-3 बार फोन आया लेकिन मैंने उठाया नहीं। उसके बाद मैसेज रिकॉर्ड करके भेजा कि भाईजान ये क्या कर रहे हो, जहन्नुम में जाओगे क्या, ये क्या लगा दिया स्टेटस पर, खुदा का शुक्रिया अदा करो, क्यों जहन्नुम में जाने की कोशिश कर रहे हो और इसको तुरंत हटाओ, ये चीज़ें ठीक नहीं है, ऊपर वाले का शुक्र अदा करो। और इस तरह से वो हर एक चीज़ पर फ़ोन करता था। शोएब बताते हैं कि दावत इस्लाम के नाम से उसने 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि पूरे 9 ग्रुप बना रखे थे और मुझको अक्सर इन ग्रुपों में जोड़ता रहता था और मैं कई बार लेफ्ट कर जाता था, कई ग्रुपों में जोड़ता था। लेकिन जैसे ही मैं लेफ्ट करता था तो उसका तुरंत फ़ोन आ जाता था कि भाई जब क्या बात है, क्यों लेफ्ट कर दिया, क्यों ग्रुप को छोड़ दिया, क्या वजह है, आपके दिल में कोई डर है क्या, किससे डरते हो आप, डरो तो सिर्फ रब से डरो, ग्रुप को मत छोड़ो। और इनका कहना था कि जब वो फ़ोन करता था तो प्रभाव में लेने की मतलब इन्फ्लुएंस में लेने की कोशिश करता था। ऐसा दिखाता था कि वो बहुत जानकार है, विद्वान है, आलिम है और सारी चीज़ों को ये हैंडल कर सकता है, मतलब दूसरे पर प्रभुत्व जमाने की कोशिश करता था। और काम भी जैसे मुझसे मांगता था क्योंकि मेरे पास फैक्ट्री थी और वो वेल्डिंग का काम करता था तो फ़ोन पर काम मांगता था, ठेके में बल्क में काम मांगता था कि मुझे ठेकों में दे दो काम, मैं सब वो करवा दूंगा, इस तरह के चीज़ करता था, प्रभाव में लेने की कोशिश करता था। इसके साथ साथ हर एक चीज़ पर साथ ही उसने ये भी स्पष्टीकरण दिया कि मेरी फैक्ट्री में ये हथियार नहीं बने थे। वो मैंने आपको पहले ही बता चुका कि ये जो है कानपुर से 6 जो है हथियार आए थे और सरताज नाम के व्यक्ति ने इनको भेजा था, जो दावत इस्लाम का ही आदमी है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसकी फैक्ट्री में नहीं बने, हाँ इसकी फैक्ट्री में इसको मॉडिफाइड जरूर किया गया, इनको थोड़ा सा शार्प जरूर किया गया। और इसी फैक्ट्री में अंतिम वीडियो भी बना। जब उससे शोएब से पूछा गया कि भैया ये बताओ तुम्हारी फैक्ट्री में ये वीडियो क्यों बना, क्या वजह थी, क्यों तुम्हारी फैक्ट्री में आए, तो इसका जवाब शोएब नहीं दे पाया। उसका ये जरूर कहना था कि यार ये तो मैं नहीं कह सकता क्या वजह थी, लेकिन हाँ उस दिन मैं अपनी पत्नी को लेकर कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए गया हुआ था, मेरी गाड़ी बाहर रहती थी तो ये लोग हिचकते थे, लेकिन उस समय ना गाड़ी थी ना मैं था, ये लोग जरूर आए, इन्होंने वीडियो बनाया और मैंने ये वीडियो उस वक्त देखा जब 6 बजे कर्फ्यू लग गया। एक ग्रुप में ये वीडियो आया था और मैंने देखा तो मेरे ऑफिस का सोफा मुझे दिखाई दिया और मैं एकदम उछल गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। और तब मैंने फ़ोन करके पूछा तो सब चीज़ें तब समझ में आई। उसका ये कहना था कि मेरी फैक्ट्री में कई हिंदू भी काम करते हैं, अगर ये हथियार वहाँ पर बनाते तो वो लोग अपोज करते, यानी हथियार नहीं बना, ना ही छुपाया गया। ये दोनों चीज़ें मैंने आपको क्लियर की थी कि ये बनाए भी नहीं गए, मॉडिफाइड किए गए, शार्प किए गए और छुपाए भी नहीं गए। छुपाए तो नहीं बल्कि ये तो बाइक में लेके साथ साथ चले थे, जो इनके पीछे लोग थे उनको इन्होंने डराया भी था, मैंने आपको बताया भी था। ये लगातार हथियारों को अपने साथ रखे हुए थे और इसलिए पुलिस ने इनके पास ही दोनों खंजर बरामद भी किए थे। साथ ही फराद शेख नाम के उस व्यक्ति को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है जिसने एक व्यापारी को धमकी दी थी, जिसका मर्डर, इस व्यापारी का मर्डर इसको करना था, वो फिर शहर छोड़कर चला गया था, मैंने आपको बताया भी था। जो फराद शेख था उसको भी गिरफ्तार कर लिया। एक और हैदराबाद से जो व्यक्ति जो है मुनव्वर अशरफी है उसको भी पकड़ लिया है। दरअसल मुनव्वर अशरफी और जो रियाज है इसके बीच लगातार कम्युनिकेशन हो रहा था, बार बार रियाज गया भी था हैदराबाद और ये दोनों मिलकर देश भर में कई शहरों में घूमे थे। दरअसल दोस्तों अब पुलिस और एजेंसी उन लोगों तक पहुंचना चाहती है देश भर में जिन लोगों से ये दोनों मिले थे, उन लोगों को, युवाओं को इन्होंने कट्टरपंथी बनाया था। अब एजेंसी जानना चाहती है कि इनकी बोई वो प्योद वो अब क्या कर रही है। दरअसल अगर वो प्योद, वो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और समझ रहे हैं तो समझ लीजिए कि उनके आकाओं का क्या हाल है। वो खुद अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रहे हैं। अब ना उनको जन्नत में इंटरेस्ट है, ना हुरों की याद आती है। अब एनआईए के अधिकारियों के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं कि साहब क्या हमको उम्र कैद भी मिल सकती है। वो फांसी से बचने के लिए सलाखों के पीछे रहने को तैयार है, बस उनको जिंदा छोड़ दो। दरअसल जहर से किसी का भला नहीं होता, ना उसका जिसके दिमाग में है, ना उस जहर के थ्रू वो दूसरे को जो कष्ट देना चाहता है, ना उसका। तो दोस्तों ये सोच अगर आप रखेंगे तो ज़िंदगी भर परेशान रहेंगे। ये दोनों किस तरह से अपनी मौत को लेकर खौफजदा हैं ये देख लीजिए, इनके परिवार, इनके बच्चे किस तरह से खौफजदा हैं वो देख लीजिए, किस तरह से दरवाजे बंद कर वो इस समय पलायन कर चुके हैं वो देख लीजिए। तो इससे इनके परिवार का, इनका भविष्य क्या रहने वाला ये सब आपको पता है। और आप लोग जो विजिटर हैं, लगातार आपका कमेंट मैं पढ़ रहा हूँ, कोशिश करता हूँ जवाब भी दूँ और
मैं सोच रहा हूँ कि संडे को लाइव आपके साथ बैठूँ, आपसे बात करूँ। अगर समय भी आप सजेस्ट करना चाहें तो समय सजेस्ट कर सकते हैं, और कई तरह के डिस्कशन इस लाइव के दौरान हम करेंगे। और लगातार अपने कमेंट के थ्रू आप मुझसे जुड़े रहिए। आपकी जो चिंताएं हैं मैं समझ सकता हूँ, जो आप कह रहे थे कई लोगों का नाम ना दूँ। दूसरी बात यह है दोस्तों, मैं नाम सोच समझ के देता हूँ, और उन लोगों का नाम देता हूँ जो पहले से ही पब्लिक डोमेन में हो। और दोस्तों, डरने से काम नहीं चलेगा, जुल्म के खिलाफ आपको खड़ा होना होगा। डर छोड़कर सामने खड़े होंगे तभी जुल्म डरेगा। आप क्या सोचते हैं, लगातार बताते रहें, मुझे अच्छा लगेगा। नमस्कार।